हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज जो है हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है साइंस 2 में वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 है और आप सबका स्वागत है। ठीक है, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें बतानी है। पहली बात तो शायद आपको, अगर आप कराड़ के होली फैमिली कॉन्वेंट हाई स्कूल में हो तो आपको न्यूज़ पता चल गई होगी कि 1 जून से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, कल का एक मैं आपको कल शाम को 5:30 बजे संकेत मणियार एकेडमी चैनल पे मैं लाइव आने वाला हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और उसके अंदर भी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूँ। और तीसरी बात, कल एक सरप्राइज वीडियो आ रहा है आपके लिए इस चैनल पे, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लेकिन उससे पहले आज मैं क्लास 10 के टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगा रहा। ठीक है, आज मैं क्लास 9 की टेक्स्ट बुक से सिखाऊंगा कुछ मेन चीज़ें, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं आएंगी बेसिक्स, तब तक आप 10th स्टैंडर्ड तक पे नहीं पहुंच पाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बेसिक्स और कल से हम चालू करेंगे जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आपके लिए थोड़े से पिक्चर्स भी लाया हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली पिक्चर ये है। ओके, सबसे पहली पिक्चर तो ये है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। देखिए, सेल के अंदर पहली बात तो न्यूक्लियस होता है, आपको पता होगा। अगर कोई भी आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, करेक्ट। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? उस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? उस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। और उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? उस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, बहुत सारे डीएनए को मिलाकर वो क्रोमोसोम बनता है। और वो डीएनए का कोई भी अगर एक पार्ट हम निकाल के ले तो उसे हम कहते हैं जीन। उसे क्या कहते हैं? जीन। तो आपको समझ लेना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए का एक पार्ट अगर हम उठा ले तो उसे हम जीन कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ये कि जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर आपने सुना होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे साइटोसाइन, थायमाइन, गुआनाइन और एडेनाइन। तो आपको याद रखना है कि जो गुआनाइन है वो साइटोसाइन के साथ पेयर होगा, और जो एडेनाइन है वो थायमाइन के साथ पेयर होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम टेक्स्ट बुक पे चलते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है हेरिडिटी का मतलब। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लो, मतलब आपकी अपीयरेंस वगैरह होती है, या फिर अगर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लो, आपका जो इमोशंस है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें आपको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हुए दिखती है, और इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और ये जो चीजें वो कहाँ से जाती है? ये होती है हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में। ओके, देखिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे ह्यूमन बॉडी के मैक्सिमम फंक्शंस को अच्छे से अंजाम देने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। समझ में आया? अब देखिए, information necessary for protein synthesis in the cell is stored in the DNA। मतलब जो हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन, प्रोटीन को बनाते हैं, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी होती है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? वो डीएनए में होती है। समझ में आया? दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो देखिए क्या होता है, डीएनए का ऐसा पार्ट, एक काम करते हैं, आपको डीएनए के बारे में आप थोड़ा सा सोच के देखिए। एक डीएनए है आपके सामने, बहुत लंबा होता है डीएनए। ओके, डीएनए क्या होता है पता है ना? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, याद है ना पिछले साल का? ओके, सो उस डीएनए का आप एक पार्ट ले रहे हो, और वो पार्ट के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि आपका एक प्रोटीन बनाया जा सके। तो उस पार्ट को आप उस प्रोटीन का जीन कहेंगे। समझ में आ गया? या एक और बार बता देता हूं कि डीएनए है, उसका एक पार्ट लेते हैं, और उस पार्ट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में, उसको तैयार करने के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उस पार्ट में है डीएनए की। तो वो जो पार्ट है वो उस प्रोटीन के लिए उसका जीन कहा जाएगा। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखिए, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी लेट अस कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट के बारे में आपको यहाँ पे अभी कंसीडर करना है। जैसे कि वी नो दैट देयर आर ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, एंड इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स।
तो अगर ग्रोथ हार्मोन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो प्लांट्स की हाइट ज्यादा होगी। ओके, द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न्ड एंजाइम। तो जो हार्मोन होता है वो जो है कितना हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है। अगर प्लांट के पास जो एंजाइम्स है वो एफिशिएंट है, वो उस हार्मोन को बनाने में सक्षम है, तो फिर ही वो हार्मोन ज्यादा बनेंगे। ओके, एंड एफिशिएंट एंजाइम्स प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ हार्मोन ड्यू टू विच द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीजेस। However, if enzymes are less efficient, a smaller quantity of hormone is produced, leading to a stunting of the plant। मतलब प्लांट की जो हाइट है वो कम बढ़ेगी अगर जो एंजाइम है वो कम एफिशिएंट होगा। ओके, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको आगे जाके समझ में आने वाला है, अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब देखिए क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे, तो क्रोमोसोम का आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है, ये जो डायग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आता है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड्स, देखिए डीएनए है ये पूरा। ओके, ये पूरा डीएनए है। ओके, द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर्ड रहते हैं, मतलब क्रोमोसोम में डीएनए रहता है, डीएनए में जीन्स रहते हैं और जीन्स के अंदर ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Okay, genes which contain the information about hereditary characteristics in coded form are located on the chromosomes। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन्स होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस से बने हुए रहते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हुए रहते हैं और डीएनए का एक पार्ट ही तो जीन होता है, तो इसलिए जीन्स आर देयर ऑन द क्रोमोसोम्स इटसेल्फ। ओके, each chromosome is made up of DNA and it appears dumbbell shaped midway during cell division। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन होता है तब इसका शेप डम्बल शेप्ड हो जाता है, मतलब ये इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, इसके दो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं और एक पार्ट ऐसा एक पार्ट ऐसा, इसलिए वो डम्बल जैसा दिखने लगता है जब सेल डिवीजन होता है। ओके, और जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से बना हुआ होता है। यहाँ से इतना आपको याद रखना है अगर आपको इस चैप्टर में अच्छी पकड़ बनानी है। नाउ देखिए डीएनए के बारे में आपको काफी कुछ वापस एक बार रिकॉल करना पड़ेगा क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन अच्छे से सीखना है, बिकॉज दोज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, एक बार में समझ में आ जाए तो आप महान व्यक्ति हो यार, इसलिए आपको अगर वो अच्छे से समझना है तो जरूर इसे पहले देख लीजिए। ओके, सो क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए, ये तो मैंने आपको बता दिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरसेस एंड बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो वायरस, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक हर जगह डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रोल द फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डिवीजन, दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द मास्टर मॉलिक्यूल्स। इन्हें मास्टर मॉलिक्यूल्स का क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि सेल में फंक्शनिंग कैसा होगा, सेल का ग्रोथ कैसे होगा, सेल का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो इसलिए इन्हें मास्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। Okay, the structure of the DNA molecule is the same in all organisms। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, जिसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। In 1953 Watson and Crick produced a model of the DNA molecule। As per this model, two parallel threads of nucleotides are coiled around each other। क्या बोला है? Coiled around each other। This arrangement is called a double helix। This structure can be compared with a coiled and flexible ladder। मतलब अगर आप एक सीढ़ी का आप एक जो सीढ़ियाँ होती है उसका अगर आप एक इमेजिनेशन करते हो, तो अगर मैंने लैडर्स एक बनाई और उसको ऐसे गोल 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 ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसा लैडर बनाया, तो क्या होगा? उसकी जो रेल्स होंगी, रेल्स मतलब जो साइड की रेलिंग होती है ना, उसको पकड़ के चल सकते हैं, तो वो कैसी दिखेंगी आप सोच सकते हैं। और वैसा ही स्ट्रक्चर इस डीएनए का होता है जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि आधे लोगों ने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसे एक और बार देख लीजिए और हम थोड़ा सा अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है वॉटसन एंड क्रिक, ये है वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल। ठीक है, अब देखते हैं। Each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecules known as nucleotides। मतलब क्या होता है कि डीएनए का हर एक स्ट्रैंड मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट। ओके, और ये जो रहता है, स्ट्रैंड मतलब वो जो दो ऐसे ये जो रहते हैं ना स्ट्रिप्स, ठीक है, दो स्ट्रिप्स जो रहती है वो पैरेलल चलती है। वो स्ट्रिप्स जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई रहती है।
एंड जो है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजेनियस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजेनस बेस रहते हैं 4 टाइप के, कौन से एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन डीएनए। ओके, एडेनाइन एंड गुआनाइन आर कॉल्ड प्यूरिन्स या फिर प्यूराइन्स, while cytosine and thymine are called pyrimidines या फिर pyrimidines। ओके, समझ में आ गया? तो देखिए एडेनाइन सॉरी मैं क्या बोल रहा था, एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमाइन एंड साइटोसाइन ऑलवेज पेयर्स विथ गुआनाइन, आपको जरूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग, इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजेनस बेस and phosphoric acid are each joined to a molecule of sugar। अब देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक जस्ट 1 सेकेंड दे दो मुझे, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब समझ लो कि ये है हमारी डीएनए की एक स्ट्रिप, ठीक है, ये क्या है, डीएनए की एक स्ट्रिप या इसे हम स्ट्रैंड कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसे क्या कहते हैं हम, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। इसके साथ क्या पेयर्ड होता है, यहाँ से एक नाइट्रोजनस बेस होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ पेयर्ड, और दूसरे साइड पे नाइट्रोजनस बेस के यहाँ पे होता है हमारा शुगर मॉलिक्यूल। क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल, जिसे हम डीएनए में कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। अब देखिए उस शुगर मॉलिक्यूल को दूसरे साइड से एक और नाइट्रोजनियस बेस कनेक्टेड होता है, और वो जो नाइट्रोजनियस बेस है दूसरा वाला, उसको भी एक फॉस्फोरिक एसिड कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा दूसरा स्ट्रैंड। तो समझ में आया कैसा होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे है हमारा शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक और फॉस्फोरिक एसिड, और ये हमारे क्या है, नाइट्रोजनियस बेस। अगर ये एडेनाइन है तो ये क्या होगा, तो ये होगा थाइमाइन। अगर यहाँ पे साइटोसाइन है तो यहाँ पे होगा गुआनाइन। समझ में आ गया? तो ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? मैं एक और बार समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर समझ के लेना। कि एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं या फिर इंक कलर को चेंज करके दूसरी साइड पे बना देता हूँ। ओके, सो दिस इज योर वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस इज योर अदर स्ट्रैंड, दोनों पैरेलल चलती है, आपको पता होगा। ओके, अब देखिए इस स्ट्रैंड पे यहाँ पे एक ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे भी एक क्या है, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, दोनों फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को एक एक नाइट्रोजनियस बेस फिक्स्ड होता है। मतलब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक एडेनाइन का नाइट्रोजनियस बेस है और यहाँ पे एक थाइमाइन है, तो इनको जोड़ने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है हमारा शुगर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? देखिए हम जरा सा पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में से, तो आपको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ दिखेगा, as there are 4 types of nitrogenous bases, nucleotides are also of 4 types। मैंने आपको बता दिया कि 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो भी 4 टाइप का हो सकता है। वो सब डिटेल आपको बाद में पढ़नी है। Now nucleotides are arranged like a chain in a molecule of DNA। ठीक है, तो एक डीएनए के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड्स को चेन जैसे लगाया जाता है, एक के बाद एक आते जाते हैं। The two threads of the DNA molecule are comparable to the 2 rails of a ladder, and each rail is made up of alternately joined molecules of sugar and phosphoric acid। Okay, each rung of the ladder is a pair of nitrogenous bases joined by hydrogen bonds। उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमाइन एंड साइटोसाइन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनाइन। समझ में आ गया? बड़ा आसान है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन किसका है, आप लोगों का है, ठीक है, आपके हवाले है। आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। देखिए आगे है जीन, ठीक है, जीन के बारे में। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल कंटिन्यू होता जाता है वो पूरे क्रोमोसोम में। सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जीन्स। मतलब उस डीएनए मॉलिक्यूल के हम छोटे छोटे पार्ट्स कर दे तो एक पार्ट को हम जीन कहेंगे। समझ में आ गया? सो जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स एंड ऑफ द बॉडी। ऑल्सो दे ट्रांसमिट द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हेंस दे आर सेड टू बी द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ओके, सो जीन्स के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, इसलिए इन्हें फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है।
अब ये डायग्राम कितने लोगों को याद है? मुझे तो लगता है आधे लोग भूल गए होंगे। mRNA, rRNA और tRNA के डायग्राम्स आपको जरूर पता होने चाहिए। ओके, तो अब देखिए RNA में क्या होता है। दिस न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स and 4 types of nitrogenous bases, adenine, guanine, cytosine and uracil। यहाँ पे थाइमाइन की जगह यूरासिल होता है। ओके, थाइमाइन की जगह यूरासिल होता है, याद रखना। The nucleotide that is the smallest unit of the chain of RNA molecule is formed by combination of a ribose sugar, phosphate molecule and one of the nitrogenous bases। समझ में आ गया? तो इसके अंदर क्या क्या होता है? राइबोस शुगर होता है जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें, दूसरी चीज होती है फॉस्फेट मॉलिक्यूल और तीसरी चीज होती है एक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, एक ही होता है इसके अंदर, जबकि डीएनए में 2 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। देखिए आरआरएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम ऑर्गेनेल, मतलब वो राइबोसोम जो है अपने सेल के अंदर राइबोसोम ऑर्गेनेल होता है, आपको पता होगा, तो इसका एक पार्ट होता है आरआरएनए। ओके, मैसेंजर आरएनए की बात करें एमआरएनए, तो इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स दैट इज डीएनए चेन इन द सेल न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म व्हिच प्रोड्यूस द प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स प्रोडक्शन में होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो करता है राइबोसोम्स। ओके, तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो राइबोसोम्स तक जो प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, वो कहां से आती है? तो वो तो डीएनए से आएगी, लेकिन कैसे आएगी? वो आएगी मैसेंजर आरएनए के पास से। मैसेंजर का मतलब ये होता है वो मैसेज भेज रहा है डीएनए से जो कि न्यूक्लियस में है वहां से राइबोसोम तक जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, सो डीएनए से साइटोप्लाज्म के राइबोसोम तक पहुंचता ही है और उसको इंफॉर्मेशन देता है कि ये टाइप का मुझे प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, ये टाइप का प्रोटीन बना के चाहिए। ओके, एंड ट्रांसफर आरएनए का मतलब क्या होता है? द आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द एमआरएनए कैरीज द अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम्स इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए जो मैसेज देता है उसके हिसाब से ये जो टीआरएनए है ये अमीनो एसिड्स भेजता है राइबोसोम्स तक, क्योंकि अमीनो एसिड्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है प्रोटीन्स प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसलिए टीआरएनए से अपने को अमीनो एसिड मिलता है। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, और ये आप डायग्राम जरूर देख लो और इसको याद रख लो कि एमआरएनए ऐसा दिखता है, आरआरएनए ऐसा दिखता है, टीआरएनए ऐसा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल का आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इस साल नहीं आने वाला है। ओके, और आगे चलते हैं। हाँ, ये लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है। ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। तो 23 जोड़ियां मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के हर एक सेल में। देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड शेप ऑफ दीज क्रोमोसोमल पेयर्स, मतलब अलग अलग पेयर्स रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कैसे आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। ओके, Now these pairs have been numbered, इनको numbers भी दिए गए। Out of the 23 pairs, 22 pairs are autosomes। ठीक है, 22 pairs मतलब 22 जोड़ियां क्या है? ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स का मतलब होता है जो बाकी के फंक्शन संभालती है उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। एंड वन पेयर इज ऑफ 6 क्रोमोसोम्स दैट इज एलोसोम्स, मतलब एक पेयर जो है वो एलोसोम्स होते हैं, 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब जब ये क्या कहते हैं जो इंसान है उसका जो बच्चा होगा उसका क्या जेंडर होगा वो इस वन पेयर मतलब एलोसोम से पता चलता है। ओके, नाउ क्रोमोसोम्स इन विमेन आर रिप्रेजेंटेड एज 44 प्लस XX एंड इन मेन एज 44 प्लस XY। ठीक है, तो देखिए क्रोमोसोम्स जो है 44 मेन और विमेन में कॉमन रहते हैं, लेकिन जो लास्ट पेयर रहता है एलोसोम्स का उसके अंदर विमेन में जो है वो XX वाला ये रहता है पेयर रहता है, जबकि मेन में XY वाला पेयर रहता है। ओके, समझ में आ गया? तो आपको रिवीजन में से इतना याद रखना है। मैंने आपके लिए एक आध 2-3 पिक्चर्स लगाई थी, वो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ओके, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए ऐसा दिखता है, राइबोसोमल आरएनए ऐसा दिखता है स्ट्रिप जैसा, और ट्रांसफर आरएनए ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आप याद रख लो, बड़े काम की चीजें आपके चैप्टर के लिए। तो आई होप आपको जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए।
कल मैं 5:30 बजे लाइव आने वाला हूँ, जरूर देखिएगा वो सेशन संकेत मनियार एकेडमी इस चैनल पे, ठीक है। तो उसको आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो, ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो धन्यवाद, आज के सेशन में इतना ही एंड बाय।